Today we are going to discuss with the Dowry Prohibition Act for the purpose of prelims. Prelims क्या, मैं इसको इतने अच्छे तरीके से करा दूंगा आप लोगों को. You can use this knowledge in prelims as well as in mains wherever you need it. तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से कराऊंगा Dowry Prohibition Act and please go to the board for this purpose. This is what the name. This is what the Dowry Prohibition Act 1961. प्लीज राउंड कीजिए, यहां से लिखिए P for prelims. यहां से क्वेश्चन बनता है कि वेदर दिस इज द एक्ट ऑफ 1961, 1962, 1963, 1964. दिस कैन बी ए prelims क्वेश्चन फॉर यू. तो नेवर फॉरगेट दिस इज व्हाट 1961. दूसरी बात, ये जो डेट है इसमें 20 मई 1961, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाई? बिकॉज दिस इज द डेट ऑफ इनैक्टमेंट. डेट ऑफ इनैक्टमेंट, कौन सी डेट को ये जो कानून है वो अधिनियमित हो गया था, वो थी 20 मई 1961. यूजुअली आपसे डेट्स पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी में. बट ये नेक्स्ट, ये है आपकी प्रियम्बल. क्या है प्रियम्बल? एन एक्ट टू प्रोहिबिट गिविंग, राउंड कीजिए, और टेकिंग ऑफ डॉरी. इसको समझ लीजिए बस. What is the purpose of Dowry Prohibition Act? The purpose is to prohibit what? To prohibit giving और टेकिंग ऑफ द डॉरी. तो ध्यान रखना, यहां पर जो ये एक्ट है, ये जो प्रोहिबिशन लगाता है, क्या क्या रोकता है? डॉरी को देने से रोकता है, यानी कि दहेज देना और दहेज लेना. ओनली टेकिंग इज नॉट प्रोहिबिटेड, इवन गिविंग ऑफ द डॉरी इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड. यहीं से क्वेश्चन बनता है आपको कि क्योंकि जनरली आप क्या सोचोगे कि साहब लेना मना होगा. लेना भी मना नहीं है, दहेज को लेना भी मना है, दहेज को देना भी मना किया गया है. तो गिविंग और टेकिंग बोथ आर प्रोहिबिटेड. नेवर फॉरगेट दिस. राइट बिफोर प्रिलिम्स. कहां से क्वेश्चन आएगा? ऐसे ही आएगा. द पर्पज, लिख लीजिए क्वेश्चन. द पर्पज ऑफ द डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट DPA इज ऑप्शन ए टू प्रोहिबिट द गिविंग ऑफ द डॉरी, ऑप्शन बी to prohibit the taking of the dowry, option C A or B, and option D A and B. तो never forget this is what giving or taking. दहेज देना भी गलत है और दहेज लेना भी, दोनों को ही अलग अलग से राउंड कर लेना. कर लेंगे आप लोग. बी इट इनेक्टेड, ही लाइन छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे. बी इट इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन द 12th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज फॉलोज. तो यहां से पहला क्वेश्चन आया हेडिंग से, जो उसका नेम है एक्ट का, वहां से क्वेश्चन आया. सेकंड क्वेश्चन आया डेट ऑफ इनैक्टमेंट, आ गई 20 मई. और थर्ड आया आपका यह है प्रियम्बल ऑफ द एक्ट. प्रियम्बल ऑफ द एक्ट कहता है गिविंग और टेकिंग ऑफ डॉरी इज प्रोहिबिटेड. दिस एक्ट वाज इनेक्टेड टू प्रोहिबिट गिविंग और टेकिंग ऑफ द डॉरी. कर लेंगे आप लोग. अब आगे आ जाइए, बहुत सिंपल सा है. सेक्शन नंबर 1, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट. क्या कहता है? 1961 का एक्ट है. इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया. राइट डाउन P फॉर प्रिलिम्स. इससे पहले कहा था? क्या था? इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. अब आप जानते ही हैं, आफ्टर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 वो लाइन हटा दी गई है, जम्मू कश्मीर वाली लाइन. अब इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया. हर जगह से प्रिलिम्स में क्वेश्चन बनता है. यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से बनता है, इसको देख लीजिए अच्छे तरीके से. इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेट अपॉइंट. तो डेट ऑफ एनफोर्समेंट है 1/7/1961 P फॉर प्रिलिम्स. तो नेवर फॉरगेट दिस इज द डेट ऑफ एनफोर्समेंट 1 जुलाई. डेट ऑफ इनैक्टमेंट वॉज 20 मई, 20 मई. तो 25/1961 को इनेक्टमेंट हुआ. इनेक्टमेंट का मतलब हुआ दिस वॉज पास बाय द बोथ हाउसेस
it was signed by the president on this date. Enactment was complete, but it came into force on 1/7/1961. ठीक है, अब शुरू होगी बात यहां से. डॉरी की डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहां आ जाइए, डेफिनेशन ऑफ डॉरी. फर्स्ट क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स एग्जाम विल कम फ्रॉम द हेडिंग विच सेक्शन डिफाइंस डॉरी. दिस इज सेक्शन 2. In this act, dowry means any property or valuable security given or agreed to be given either directly or indirectly. यहीं तक समझते हैं क्या है. देखिए, now this is section 2. section 2 defines what? Dowry. section 2 dowry define करता है. and see the broader definition. कितना broad meaning दिया गया है dowry को. This is what dowry means, any property. And again यहीं से क्वेश्चन मिलेगा आपको. पहला क्वेश्चन प्लीज राइट डाउन, या इसको राउंड कर लीजिए. एनी को करना, प्रॉपर्टी को मत करना, एनी को करना. दिस इज एनी प्रॉपर्टी. सो व्हाट दिस कैन बी एनी प्रॉपर्टी मीन्स दिस कैन बी मूवेबल प्रॉपर्टी, दिस कैन बी इमूवेबल प्रॉपर्टी. This may be a tangible property, intangible property, any kind of property. तो प्रॉपर्टी जितने भी प्रकार की हो सकती हैं वो सभी डॉरी में इंक्लूड हो गई हैं. तो ये बहुत ब्रॉडर डेफिनेशन हो गई है. तो आपने दहेज में कैश लिया, आपने दहेज में इन काइंड लिया, गाड़ियां ली, गहने लिए, प्लॉट लिया, मकान लिया, जो भी सब कुछ हो सकता है आप सोच सकते हैं, वो सभी डॉरी की डेफिनेशन में आएगा. नेवर फॉरगेट दिस. सेकेंडली, इट कैन बी ए वैल्यूएबल सिक्योरिटी. इट कैन बी ए वैल्यूएबल सिक्योरिटी. आपने चेक ले लिया साइन करा करके, आपने कोई स्टैम्प पेपर पे कुछ लिखवा लिया, प्रोनोट लिखवा लिया, कुछ भी, तो दिस कैन बी एनी वैल्यूएबल सिक्योरिटी एज वेल. तो एनी प्रॉपर्टी, एनी वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो गया. नेक्स्ट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट. देखो हर उससे क्वेश्चन बनेगा. एनी प्रॉपर्टी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, इन सभी को राउंड करना ताकि आपको ध्यान रहे कि एक एक अक्षर क्या लिखा है. गिवन और एग्रीड टू बी गिवन. तो दिस प्रॉपर्टी गिवन मीन्स जो प्रॉपर्टी दी जा चुकी, या एग्रीड टू बी गिवन मीन्स जिसको दिया जाना एग्रीड हुआ था, तय हुआ था. जैसे फॉर एग्जाम्पल अंजलि मैडम है. अंजलि मैडम ने कहा लड़के से कि भाई तुम्हें ये दहेज देना होगा तभी मैं तुमसे शादी करूंगी. तो उसने ही गेव 10 लाख रुपीज. तो दिस कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ गिवन. ऑलरेडी 10 लाख गिवन. नाउ एग्रीड टू बी गिवन मीन्स in future you will give me that much money, those ornaments, that flat or that property. So in the definition of dowry, not only the property given is included, given तो है ही है कि जो प्रॉपर्टी दे दी गई है, but also the property to be given is also included in the definition of dowry. दहेज की जो परिभाषा है उसमें न केवल वो संपत्ति या वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी आएगी जो ऑलरेडी दे दी गई है, गिवन, वो भी आएगी जिसके बारे में हमने लिया या दिया जाने का एग्रीमेंट किया है, एग्रीड टू बी गिवन. एंड सेकेंडली, ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. This property or valuable security may be given either directly or indirectly as well. This is again important. It is not necessary that the dowry should also always be given directly. ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो दहेज है वो डायरेक्टली दिया जा सके, वो इनडायरेक्टली भी हो सकता है. कैसे हो सकता है? प्रशांत के फादर ने कहा लड़की वालों से कि देखो आपका होने वाला दामाद बस अब जज बनने ही वाला है, बस यही 1 करोड़ रुपए जाना है इंटरव्यू बोर्ड में. इनडायरेक्टली हो गया, डायरेक्टली पैसा नहीं लिया, इंटरव्यू में पैसा भर दीजिए हमारी तरफ से. अरे हमने प्रॉपर्टी तो प्लॉट तो बुक कर दिया है, बस एक आखिरी किस्त जानी है 10-20 लाख की, आपकी बेटी भी वहीं रहेगी. इनडायरेक्टली तो देयर में भी दे डायरेक्टली, द प्रॉपर्टी में भी डायरेक्टली गिवन, द प्रॉपर्टी में भी इनडायरेक्टली गिवन.
तो दीज आर द वर्ड्स, स्पेसिफिक वर्ड्स है जो आपके सामने हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इस डेफिनेशन को आपको लिख लिख के याद करना चाहिए, क्योंकि एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिसको भूल सकते हो। तो डॉरी में भी एनी प्रॉपर्टी हो सकती है, ये मूवेबल हो सकती है, ये इमूवेबल हो सकती है। एक बात, इट कैन बी ए वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो ये तो हुआ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी। व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ डॉरी? तो हमने पढ़ा दिस कैन बी एनी प्रॉपर्टी, दिस कैन बी एनी वैल्यूएबल सिक्योरिटी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वेदर इट इज द ओनली द प्रॉपर्टी गिवन or some kind of future property as well. Future property in the sense the property which is to be given in future. So we came to know this can be the property or valuable security already given, जो दी जा चुकी है वो भी, and agreed to be given, जिसके बारे में ये तय हुआ है कि ये दी जाएगी, ऐसा भी हो गया। And this property can be given directly or indirectly as well. So these are the points which you should consider, जहां से क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। नाउ बाय whom it should be given? A, by one party to a marriage to the other party to the marriage. Please see this word, this is very important, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। by one party to the marriage है ना, to the other party to the marriage, इसका क्या मतलब है? दो शब्द क्या है इसमें, आपके ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। बाय वन पार्टी को अंडरलाइन कीजिए या राउंड कर लीजिए। बाय वन पार्टी का मतलब क्या है? ही मे बी हस्बैंड, ही मे बी वाइफ, ब्राइड और ब्राइड ग्रूम, दूल्हा या दुल्हन कोई भी किसी के द्वारा भी दी जा सकती है। यानी कि किन्हीं केसेस में यह भी हो सकता है कि लड़का लड़की को दे रहा हो। तो बाय वन पार्टी टू द मैरिज टू द अदर पार्टी मैरिज का मतलब ये हुआ कि ये जेंडर न्यूट्रल हो चुका है लॉ। ये नहीं है कि साहब लड़की वालों के द्वारा दिया जाना या एग्रीड टू बी गिवन हो। नो, द डॉरी कैन बी गिवन बाय ईदर द ब्राइड और इट कैन ऑल्सो बी गिवन बाय द ब्राइड ग्रूम। इसको ढंग से देख लीजिए, क्या है? बाय वन पार्टी टू द मैरिज, वन पार्टी मे बी ईदर ब्राइड और ब्राइड ग्रूम, हाँ है ना, टू दी अदर पार्टी। तो इन केस समटाइम्स इट मे बी ब्राइड टू ब्राइड ग्रूम और समटाइम्स इट मे बी ब्राइड ग्रूम टू ब्राइड एज वेल। अब आपको लग रहा होगा बिकॉज जनरली तो हम लोग यही देखते हैं, 100% यही देखते हैं कि लड़की वाले ही लड़के वालों को देते हैं, है ना। लेकिन उल्टा भी हो सकता है कुछ। एक तो कहाँ हो सकता है, मेट्रिकल सोसाइटी है जहाँ पर जो नॉर्थ ईस्ट में है, क्योंकि दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। तो मणिपुर, नागालैंड, वहां पर कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं जहां पर एकदम रिवर्स है, लड़का लड़की के घर जाकर रहेगा, वहां पर हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि लड़की वाले यहां पर कहें, दिल्ली में भी कहें, मान लीजिए निक्की के पेरेंट्स ये कहें कि पहले आप हमारी लड़की को 100 तोला सोना चढ़ाओ, तब हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। तो रिवर्स भी करवा सकते हैं। तो इसीलिए यहां पर जो वर्ड यूज किया गया है वन पार्टी टू द अदर पार्टी, तो नेवर फॉरगेट दिस। दूसरी क्या हो सकती है? दूल्हा दुल्हन का तो हो गया। दूसरा क्या है, देखिए कौन कौन के द्वारा है। यह है दूसरा, सेकंड, बाय द पेरेंट्स, बी पार्ट में, बाय द पेरेंट्स ऑफ ईदर पार्टी टू द ईदर पार्ट or any other person or to the either party of the marriage to the any other person। देख रही क्या मतलब है इसका? पेरेंट्स के द्वारा, पेरेंट्स हो गए मदर फादर, मदर फादर किसके? ब्राइड के भी हो सकते हैं, ब्राइड ग्रूम के भी हो सकते हैं, ठीक है। या फिर अदर पर्सन, एनी अदर पर्सन भी इंक्लूडेड है। यहां पे लगाइए पी फॉर प्लिम्स। इनके द्वारा किसको? ईद पार्टी को दिया जाए, ब्राइड को या ब्राइड ग्रूम को दिया जाए, और टू एनी अदर पर्सन, एनी पर्सन। अब मैं इसको समझाता हूं आपको क्या है। देखिए क्या पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं ब्राइड की डेफिनेशन को।
तो यहां पर क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी जो रेलिवेंट लाइन्स हैं आपके सामने, वी आर रीडिंग व्हाट, बाय हुम दिस शुड बी गिवन। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन, एनी प्रॉपर्टी वैल्यूएबल सिक्योरिटी गिवन और एग्रीड टू बी गिवन डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो हमने पढ़ा। नो बाय हुम इट शुड बी गिवन और एग्रीड टू बी गिवन, किस किस के द्वारा हो सकता है, कौन कौन से व्यक्तियों के द्वारा दिएगी प्रॉपर्टी डॉरी के अंतर्गत आएगी। तो इट कैन, तो हमने पहले पढ़ा ए में, एनी पार्टी, यानी कि डायरेक्टली, जैसे समर्थ की शादी हो रही है, मान लीजिए समर्थ की शादी हो रही है साक्षी के साथ, तो समर्थ ने दिया दहेज या साक्षी ने दिया, ये हुआ वन पार्टी के द्वारा। इनके माता पिता पे आ जाइए, बाय द पेरेंट्स हो गया, इनके माता पिता भी दे सकते हैं। अब एक थर्ड कैटेगरी है बाय एनी अदर पर्सन, यानी कि ना ब्राइड ग्रूम भी ना हो, उनके पेरेंट्स भी नहीं हो, कोई अन्य व्यक्ति के द्वारा भी दी जा सकती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाय एनी पर्सन। ये जो लाइन है, इस शब्द को ढंग से देख लीजिएगा, बाय एनी अदर पर्सन, इट मीन्स द प्रॉपर्टी मे बी गिवन any person other than the party to the marriage, other than the parents of the party to the marriage। जैसे लड़के के जीजा जी से दिलवाया गया या लड़की के जीजा जी से दिलवाया गया, तो जीजा जी जो हैं, he is not the party to the marriage, he is not the parents of the party, ये भी नहीं है। he will come in what category, any other person। मान लीजिए अभी जो आप लोग विद्वान लोग हैं, आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ लिया, अब आपको पता है कि कौन कौन से लूप होल्स हैं, ठीक है, तो आप कोशिश करेंगे भी ना तो मैं दहेज दे रहा ना तुम दो, थर्ड पार्टीज में इंटरेक्शन करवाएंगे अब, जिसका हमसे कोई रिलेशनशिप में ना हो। तो बाय एनी अदर पर्सन टू एनी अदर पर्सन भी हो सकता है, थर्ड पार्टी टू थर्ड पार्टी। आप अपने फूफा जी से कह करके हमारे फूफा जी को भिजवा देना। अब ये क्या होगा, बाय एनी अदर पर्सन टू एनी अदर पर्सन हो गया। तो ये बहुत ब्यूटीफुल डेफिनेशन है, इसको बहुत ब्रॉड कर दिया गया है कि कोई भी लूप होल रहना नहीं चाहिए। तो इट कैन बी एनी प्रॉपर्टी वैल्यूएबल सिक्योरिटी ऑलरेडी गिवन, टू बी गिवन डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बाय पार्टी, बाय पेरेंट्स ऑफ पार्टीज और बाय एनी अदर पर्सन। नेक्स्ट इज व्हाट, टाइमिंग्स के ऊपर प्लीज नोट डाउन, एट, राउंड की जैसे, एट और बिफोर एनी टाइम आफ्टर द मैरिज। प्लीज सी दिस प्रॉपर्टी एज डिस्कस इन द डेफिनेशन मे बी गिवन एट द टाइम ऑफ मैरिज, विवाह के समय, बिफोर द मैरिज यानी कि जो उससे पहले का टाइम हुआ, उससे पहले लगन हुई, रिश्ता हुआ, रोका हुआ, दुनिया भर की जो है उस समय के पैसे को, और उसके बाद में एनी टाइम आफ्टर द मैरिज यानी कि शादी के बाद में भी। तो प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, कहीं पर भी एट द टाइम ऑफ मैरिज, बिफोर द टाइम, बिफोर द मैरिज और आफ्टर द मैरिज, किसी भी स्टेज पर दी जा सकती है। कोई सी भी प्रॉपर्टी किसी भी स्टेज पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा दी गई हो, कुछ भी लिमिटेशन नहीं है इसमें, ठीक। लेकिन एक ही लिमिटेशन है, दिस प्रॉपर्टी शैल बी गिवन इन कनेक्शन विद द मैरिज ऑफ द सेड पार्टीज। बस ये जो प्रॉपर्टी, ये जो पैसा है, ये जो संपत्ति दी गई है, इट शुड बी गिवन इन कनेक्शन विद द मैरिज ऑफ द सेड पार्टीज। इस पार्ट, ये जो प्रॉपर्टी दी जा रही है वो विवाह के संबंध में दी जाएगी। इट मीन्स व्हाट, इफ द प्रॉपर्टी इज गिवन, if the property is given but not in connection with the marriage of the said parties, लेकिन वो विवाह के संबंध में नहीं दी जा रही है, that may be given for health reasons। मान लीजिए लड़के के पिताजी यानी कि वधू के ससुर जी अत्यंत रूप से, गंभीर रूप से बीमार हो गए, कोरोना हो गया, पैसे लग रहे हैं बहुत ज्यादा, तो वहां से हमने हेल्प सीख कर ली। तो ये जो हेल्प है हेल्थ रीजंस की वजह से, दिस इज नॉट गिवन इन कनेक्शन विद द मैरिज ऑफ द सेड पार्टीज, देयरफॉर इट विल नॉट कम इनटू द कैटेगरी ऑफ डॉरी।
आपने क्या करा साहब, कोई व्यापार खोलना है, किसी वजह से आपको लोन लेना पड़ गया, आपने पैसे की मदद ले ली ससुराल से, तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज द डॉरी। द प्रॉपर्टी शुड बी गिवन, मस्ट बी गिवन इन कनेक्शन विद द मैरिज, उसका विवाह से संबंध होना ही चाहिए। यानी कि ये जो प्रॉपर्टी दी जा रही है नॉन रिफंडेबल है भाई, शादी के लिए दे रहे हैं, शादी कर लो, हम तुम्हें दे रहे हैं, नहीं तो हम नहीं करेंगे, वाली बात आ गई यहाँ पर। तो दिस शुड बी गिवन इन कनेक्शन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट डाउन पी फॉर फिल्म से है। अब बताइए ये पॉइंट समझ में आया आपको, कम ऑन, आया या नहीं आया? एंड बट डज नॉट इंक्लूड डॉर और मेहर इन केस ऑफ पर्संस whom the मुस्लिम पर्सन लॉ यानी शरीयत अप्लाइज अगेन पी फॉर फिल्म्स, यानी कि इन केस ऑफ मुस्लिम लॉज, इन केस ऑफ मुस्लिम्स डॉरी डेफिनेशन विल नॉट बी एप्लीकेबल। यहां पर क्या लिखा हुआ है, डज नॉट इंक्लूड टू डॉर, डॉर और मेहर। डॉर और मेहर क्या होता है जानते हैं आप लोग, जिन लोगों ने मुस्लिम में पढ़ रखा होगा उनको आइडिया होगा, नहीं तो फिल्म में बताया था आपको। एक फिल्म आई थी सनम बेवफा, सलमान खान, चांदनी, डैनी, प्राण, ये फिल्म देख लेना, वो डॉवर पर ही थी, सलमान खान की फिल्म थी डॉवर। डॉवर क्या होती है, जब मुस्लिम में विवाह होता है तो एक अमाउंट, एक प्रॉपर्टी फिक्स की जाती है कि इन केस ऑफ डिवोर्स, डिवोर्स अगर देता है हस्बैंड तो फिर वो ये जो प्रॉपर्टी जो डिसाइड की जा रही है अभी, दैट प्रॉपर्टी शुड बी गिवन टू दी वाइफ, वो संपत्ति उतनी वाइफ को देनी पड़ेगी। तो वो जो फिक्स हुआ अमाउंट उसको हम बोलते हैं डॉर या मेहर। तो ये कह रहे हैं कि डॉर क्योंकि एट द टाइम ऑफ मैरिज दिया जाता है या बिफोर आफ्टर मैरिज का कॉन्सेप्ट अलग हो गया, लेकिन दैट इज गिवन इन कनेक्शन विद द मैरिज दिया जाता है। वो मुस्लिम्स में जो डॉर का कॉन्सेप्ट है वो भी विवाह के लिए ही है, तो इन्होंने स्पेसिफिकली वहां से उसको एक्सक्लूड किया है कि डॉवर को आप डॉरी नहीं मानेंगे, जो मेहर दिया जा रहा है उसको आप दहेज में काउंट नहीं करेंगे। यहां से नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन बनता है, पी फॉर फिल्म्स लगा लीजिए, बोलो हाँ या ना, वेरी गुड, चलते रहिए। एक्सप्लेनेशन सेकंड में आ जाइए, फर्स्ट तो इसमें है नहीं है, ओमिटेड है। एक्सप्लेनेशन सेकंड इज रेलेवेंट टू वैल्यूएबल सिक्योरिटी का मीनिंग के लिए, और वैल्यूएबल सिक्योरिटी का वही मीनिंग है जो सेक्शन 30 आईपीसी में है। एंड राइट डाउन पी फॉर फिल्म्स। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहां पर डिफाइंड है, सेक्शन 30 आईपीसी। ध्यान कर लेना, आपको जीके 1 में यानी जीके के पेपर में अगर ये आपको ऐसा लगेगा कि ये तो आईपीसी क्वेश्चन कैसे पूछ लिया, ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, क्योंकि यहां डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट में स्पेसिफिकली सेक्शन 30 आईपीसी को उन्होंने कोट कर दिया, फॉर द डेफिनेशन ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी कर दिया, इसीलिए इस सेक्शन की इंपॉर्टेंस बन गई है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहां डिफाइंड है, सेक्शन 27, 28, 29, 30 ऑफ द आईपीसी। तो आपको लगेगा कि आईपीसी क्वेश्चन आ गया, बेसिकली वो आईपीसी क्वेश्चन नहीं होगा, वो डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट का ही क्वेश्चन होगा, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे आप। तो दिस इज व्हाट सेक्शन 2